अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर से हमने बिज़नेस टैक्सेशन का जो डेफिनेशन का पोर्शन है, डेफिनेशन का जो टॉपिक है, उसको स्टार्ट किया हुआ है। डेफिनेशंस के हवाले से हम दो डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। बिज़नेस की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, और पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 42। अपनी बुक्स में आप जो सब सेक्शन है इनकी मदद से आप सर्च आउट कर सकते हैं कि ये डेफिनेशन बुक के किस पेज पर होगी। तो आज हम थर्ड डेफिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंतहाई अहम है, बेशक बहुत छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन बहुत अहम डेफिनेशन है। दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि डेफिनेशन में 3 हिस्से होते हैं। एक ये सेक्शन, इसका हाफ नंबर होता है, फिर ये मीनिंग्स का पोर्शन है, या आपने सेम टू सेम लिखना होता है। पेपर की रिक्वायरमेंट है कि आपने सेम टू सेम लिखना है, रटा जिसे कहते हैं, मैंने बताया वैसे लगाना है। और फिर एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस डेफिनेशन में देखें तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और आपसे पेपर में रिक्वायर भी जाहिर सी बात है नहीं की जाएगी। जिसकी एक्सप्लेनेशन बुक में नहीं होगी आप उसको लिखेंगे भी नहीं, तो आपको इसी के ही फुल मार्क्स इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। तो ये है तो 2.5 लाइन की डेफिनेशन, लेकिन बहुत अहम है पेपर में। ये 5 मार्क्स की आएगी डेफिनेशन इंशाल्लाह ताला। एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स किसे कहा जाता है? पहली बात तो आपको पर्सन्स का मतलब पता होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पर्सन की डेफिनेशन पढ़ाई थी कि पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल। पर्सन में इंडिविजुअल भी शामिल है, कंपनी भी शामिल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स भी शामिल है, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। ऐसे पर्सन्स, इंडिविजुअल्स की, कंपनीज की, एसोसिएशंस की एसोसिएशन, इसी तरह गवर्नमेंट्स की एसोसिएशन, पॉलिटिकल सब डिविजन्स की एसोसिएशन, फॉरेन गवर्नमेंट्स की जो एसोसिएशंस होती हैं। एसोसिएशन मतलब इनकी एक तंजीम है, इकट्ठे मिलकर किसी ख़ास मकसद के लिए काम करने वाले, इकट्ठे किसी ख़ास मकसद के लिए काम करने वाले इंडिविजुअल हों, इकट्ठे किसी ख़ास मकसद के लिए काम करने वाली कंपनीज़ हों, एसोसिएशंस की एसोसिएशन हो। क्योंकि मतलब क्या लिखा हुआ है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन्स की एसोसिएशन। वो पर्सन्स में क्या क्या आते हैं? इंडिविजुअल्स भी आते हैं, कंपनीज भी आती हैं, एसोसिएशंस भी आती हैं, गवर्नमेंट्स भी आती हैं। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का मतलब क्या है? इंक्लूड अ फर्म, इसमें फर्म शामिल है। तो आपने इसको नंबर देकर पेपर में लिखना है। पहली चीज़ जो एसोसिएशन में शामिल है दैट इज़ फर्म। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म कब बनती है? जब एक से ज़्यादा इंडिविजुअल आपस में मिल जाते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जब एक से ज़्यादा इंडिविजुअल आपस में मिल जाए तो उनकी जो तंजीम बनती है उसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स कहते हैं। सेकंड, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का मतलब क्या है? अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब है जॉइंट फैमिली, जिसमें घर का एक सरबराह होता है और बाकी सब लोग इकट्ठे रहते हैं। हिंदू का लफ्ज़ यहाँ पर इस वजह से लगा क्योंकि ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये इसका रवाज हिंदुओं में होता है। क्योंकि ये इनकम टैक्स का जो कानून है, अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो ये इनकम टैक्स का वही कानून है जो पाकिस्तान बनने से पहले से चला आ रहा है। पाकिस्तान बनने के बाद वक़्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियाँ की गई, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी एज इट इज़ हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले राइज थी। तो हिंदू का मतलब यहाँ पर ये शो करवाने के लिए, ये रिजेंबलेंस शो करने के, जैसे हिंदुओं में जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है ना, कि इकट्ठा मैस होता है, खाने का सिस्टम एक इकट्ठा होता है, जो सारे घर के अफराद होते हैं वो कमाते हैं और घर के एक सरबराह को पैसे दे देते हैं, वो उसमें से सारे घर के एक्सपेंडिचर करता है, किचन चलाता है और बाकी सारे खर्चे करता है। तो ऐसी जो जॉइंट फैमिली है, अनडिवाइडेड फैमिली है, उसको भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स कहा जाता है इन द आई ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो पहला मतलब एसोसिएशन का मतलब है फर्म, पार्टनरशिप फर्म। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब है जॉइंट फैमिली। थर्ड मीनिंग क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब है ऐसा पर्सन, ऐसा इंडिविजुअल, ऐसी कंपनी, ऐसी एसोसिएशन, ऐसी गवर्नमेंट्स जो आर्टिफिशियल जुडिशियल का मतलब है जो कानूनी तौर पर अदालती कानून के मुताबिक बनाई जाए, मतलब रजिस्टर्ड हो। तो कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल है, कंपनी है, एसोसिएशन है, वो अपने इदारे को कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड करवा दे तो कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड इदारे को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। जैसा कि आपने I2B में भी पढ़ा होगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, क्योंकि कानून की नज़र में इसे
आर्टिफिशियल पर्सन की हैसियत हासिल होती है, वही राइट्स होती हैं, वही ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो रजिस्टर्ड इदारों को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के 3 मीनिंग अभी तक हमने पढ़ लिए हैं जी। अ फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। चौथा और आखिरी मतलब क्या है? एंड एनी बॉडी ऑफ पर्सन, पर्सन की कोई भी बॉडी, कोई भी तंजीम, फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, पर्सनस की कोई भी तंजीम जो कि फॉरेन लॉ के मुताबिक बनाई गई हो, गैर मुल्की कानून के मुताबिक बनाई हो, किसी दूसरे मुल्क के कानून के मुताबिक बनाए जाने वाला कोई भी पर्सनस की बॉडी, कोई भी पर्सन का इदारा, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। However, it does not include a company। देखें, कंपनी में भी तो एक से ज़्यादा लोग होते हैं ना, लेकिन कंपनी को एसोसिएशन नहीं कहा जाता। हाँ, कंपनियों की एसोसिएशन, एक इंडिविजुअल कंपनी है ना, उसमें भी कई लोग होते हैं, लेकिन उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सनस नहीं कहा जाता। हाँ, 5, 10, 20 कंपनियां मिलकर एक तंजीम बना लें तो हम उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सनस कह सकते हैं, लेकिन इटसेल्फ एक अलग कंपनी को एसोसिएशन नहीं कहा जा सकता। पार्टनरशिप के लिए तो एसोसिएशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन कंपनी के लिए कंपनी का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होता है। कंपनियां आपस में मिलकर जो एसोसिएशन बनाएंगी उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सनस कहा जाता है। तो 4 मीनिंग इसके हो गए जी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स अ फर्म, a Hindu undivided family, an artificial judicial person, and any body of person formed under the foreign law. However, it does not include a company। सिर्फ आपने इस डेफिनेशन को पेपर में अच्छी तरह प्रेजेंट इस तरह से करना है कि आपने पहले लिखना है एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स, उसके बाद 4 नंबर देने हैं, 1 2 3 रोमन इंग्लिश में 1 2 3 4। 1 क्या है? इंक्लूड्स अ फर्म, सेकेंड अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, थर्ड एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फोर्थ एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर द फॉरेन लॉ। और एंड पर आपने ये लाइन लिख देनी है, होएवर इट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। तो ये एसोसिएशन की डेफिनेशन जो है ये आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट डेफिनेशन बड़ी अहम है, दैट इज़ चैरिटेबल पर्पजेस। लफ्ज़ी मतलब अगर आप देखें तो इसका मतलब खैराती मकासद, चैरिटेबल पर्पज़, फलाही मकासद के लिए पैसा खर्च करना। अब इस डेफिनेशन को इनकम टैक्स में पढ़ना क्यों ज़रूरी है भाई? अभी तक आपने बिज़नेस की डेफिनेशन पढ़ी, जाहिर सी बात है इनकम टैक्स के हवाले से बिज़नेस के बारे में क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। सेकेंड डेफिनेशन आपने पर्सन की पढ़ी, तो जब इनकम टैक्स के कानून आते हैं तो जाहिर सी बात है वो पर्सनस पर लागू होते हैं, तो पर्सन के बारे में समझना बड़ा ज़रूरी था। इसी तरह एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के बारे में, तो ये भी समझें कि चैरिटेबल पर्पजेज़ के बारे में समझना क्यों ज़रूरी है। देखें, चैरिटेबल पर्पजेज़ पर खर्च किया हुआ पैसा, जितनी अपनी आमदनी का हिस्सा आप चैरिटेबल पर्पजेज़ के लिए खर्च करते हैं, वो चैरिटेबल पर्पजेज़ के लिए जब आप पैसा खर्च करेंगे तो टैक्स में आपको आपकी इनकम में से ये चैरिटेबल पर्पजेज़ के लिए खर्च किया हुआ पैसा माइनस करने की इजाज़त होगी। मतलब अगर आपने 2 लाख रुपए आमदनी कमाई है और उसमें से 20,000 आपने इस डेफिनेशन के मुताबिक, टैक्स के कानून के मुताबिक आपने चैरिटेबल पर्पजेज़ के लिए खर्च कर दिया है, तो आपकी आमदनी अगर 2 लाख है उसमें से 20,000 जो खर्च हो गया, आपकी 2 लाख आमदनी में से वो 20,000 जो आपने फलाही कामों में खर्च किया वो माइनस कर दिया जाएगा, आपकी आमदनी रह जाएगी 1,80,000। तो टैक्स आपको 1,80,000 पर देना होगा। सिंपल इसके मीनिंग ये हैं इस स्टेज पर भी, क्योंकि अब अभी बड़ी अर्ली स्टेज पर इनकम टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दैट्स वाई यू मस्ट नो, आपको ये जानना ज़रूरी है कि चैरिटेबल पर्पजेज़ कहा किसको जाता है, चैरिटेबल पर्पजेज़ में क्या शामिल है। तो चैरिटेबल पर्पजेज़ के बारे में इस वजह से जानना ज़रूरी है ताकि आप ये देख सकें कि आपकी जो स्पेंडिंग्स हैं उनमें से कौन सी स्पेंडिंग चैरिटेबल पर्पजेज़ में आती हैं, ताकि आप अपनी इनकम में से ये स्पेंडिंग्स जो हैं ये चैरिटेबल पर्पजेज़ के लिए खर्च किया हुआ पैसा माइनस कर लें और रिमेनिंग इनकम पर आप टैक्स दे दें। तो चैरिटेबल कानून के मुताबिक, इनकम टैक्स के कानून 2001 के मुताबिक चैरिटेबल पर्पजेज़ इंक्लूड्स, मतलब आप जब इन कामों में पैसा खर्च करेंगे जो डेफिनेशन में लिखे हुए हैं तो फिर ही आपको टैक्स में रिलीफ मिलेगी। तो चैरिटेबल पर्पज़ इंक्लूड्स क्या शामिल है जी? रिलीफ ऑफ द पुअर, कोई भी ऐसा काम जो गरीबों की फलाह के लिए हो, उनकी रिलीफ के लिए हो, उनके फ़ायदे के लिए हो, वो चाहे एजुकेशन के हवाले से हो, चाहे मेडिकल के हवाले से हो, चाहे वो रिलीफ हो किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के हवाले से जिससे आम आवाम फ़ायदा उठाए। फिर सुने ध्यान से, चैरिटेबल पर्पज़ इंक्लूड रिलीफ ऑफ द पुअर,
गरीबों की फलाह के लिए काम करना, उनकी एजुकेशन के लिए काम करना और उनकी मेडिकल रिलीफ, सेहत की सहूलियात के लिए काम करना, या एंड द एडवांसमेंट, या आप बेहतरी लेकर आएँ, इम्प्रूव करें, इजाफा करें, एनी अदर ऑब्जेक्ट, किसी भी मद में, किसी भी शय में, किसी ऑब्जेक्ट में, वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी जो कि आम आवाम के फ़ायदे में हो, आम आवाम को उसका बेनिफिट हो, मुफाद हो उससे। बात सुने ज़रा ध्यान से। अब चैरिटेबल पर्पसेस में क्या शामिल है? रिलीफ ऑफ द पुअर, गरीबों की फलाह के लिए काम करना, एजुकेशन और मेडिकल रिलीफ के हवाले से, या एडवांसमेंट करना किसमें? एनी अदर ऑब्जेक्ट, किसी भी हवाले से, वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट जनरल पब्लिक यूटिलिटी जो कि आम आवाम की मुफाद में हो, फ़ायदे में हो। मैं इसकी बड़ी आसान मिसाल आपको बताता हूँ। आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी कॉलोनी में रहते हैं, किसी ब्लॉक में रहते हैं। अब वहाँ पर हर कोई गरीब तो नहीं है, आप वहाँ पर कोई एजुकेशन का काम नहीं करते, कोई मेडिकल का काम नहीं करते। आप क्या करते हैं? आप वहाँ पर सब के लिए, अमीर गरीब सब के लिए, जनरल पब्लिक मतलब जिसमें सब आ जाएंगे, उनके लिए पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट लगा देते हैं। अब पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट से सिर्फ गरीब लोग पानी नहीं पिएंगे, सब ही पिएंगे। तो ये एडवांसमेंट है एनी अदर ऑब्जेक्ट, किसमें? पानी को साफ़ करने। कोई ऑब्जेक्ट क्या था? साफ़ पानी, जनरल पब्लिक के इस्तेमाल में वो आएगा। हाँ, अगर आप देखें, आप कहते हैं जी सिर्फ हमारी गली के लोग, हमारे ये 4 5 6 10 लोग हैं, हम इस नेबर्स में हैं, या हमने मिलकर एक जो है वो यूनियन बनाई भी है, या हम ये फैमिली के लोग रहते हैं जी इस गली में, इस स्ट्रीट में, या ये 10-15 घर, सिर्फ उनके लिए अगर आप फिल्ट्रेशन प्लांट लगाते हैं तो फिर वो चैरिटेबल पर्पज़ नहीं है। हाँ, आप फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएं और सब के लिए ओपन कर दें, जनरल पब्लिक यूटिलिटी, आम आवाम को खुला मुफाद उससे मिले, तो ये भी आपका लगाया हुआ पैसा चैरिटेबल पर्पज़ कंसिडर होगा और टैक्स में आपको इसके बदले में रिलीफ मिल जाएगी। तो दोबारा एक दफ़ा सुन लें, क्योंकि ये मीनिंग्स का पोर्शन है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 उसका सब पार्ट ए है। तो ये इसके मीनिंग्स का पोर्शन है, ये 2 लाइनें जो हैं, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन है। तो चैरिटेबल पर्पसेस में क्या शामिल है जी? इंक्लूड्स रिलीफ ऑफ द पुअर, एजुकेशन, मेडिकल एंड द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। क्या है जी? चैरिटेबल पर्पसेस इंक्लूड रिलीफ ऑफ द पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ एंड द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। क्लियर है जी? इसकी एक्सप्लेनेशन है जी, अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिलीफ इन टैक्स इज़ प्रोवाइडेड। अब इसी के बारे में बताया हुआ है। रिलीफ इन टैक्स इज़ प्रोवाइडेड टू द पर्सन इफ सर्टन अमाउंट इज स्पेंड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। टैक्स में राय दी जाती है उसको जो अपनी रकम में से खर्च करता है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर के दौरान फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, इन चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। द अमाउंट सो स्पेंड, जो भी रकम इस मद में खर्च की जाती है, इज़ कॉल्ड चैरिटेबल डोनेशन। क्लियर है जी? नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं जी। 2 डेफिनेशन अभी के लेक्चर में हमने डिस्कस कर ली हैं, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन और दूसरी चैरिटेबल पर्पसेस। नेक्स्ट डेफिनेशन हम टोटल इनकम की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं जी। सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 69 है। इंतहाई अहम डेफिनेशन है, इस वजह से बहुत अहम है क्योंकि आपने जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन सीखनी है ना इस सब्जेक्ट में, उसके लिए आपको पहले टोटल इनकम कैलकुलेट करना आनी चाहिए। क्योंकि आप जब तक टोटल इनकम नहीं कैलकुलेट करेंगे तो जाहिर सी बात है आप टैक्स भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्योंकि टोटल इनकम कैलकुलेट करनी होती है, दैट्स वाई हमारे लिए टोटल इनकम की डेफिनेशन सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप जनरली डिस्कस करें तो आप टोटल इनकम को अपने लिहाज से किसी भी तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, किसी भी तरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आप इनकम टैक्स पढ़ रहे होंगे, इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, टैक्स कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो यू हैव टू फॉलो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो ये जितनी भी डेफिनेशंस हम पढ़ रहे हैं ये किसी राइटर की लिखी हुई डेफिनेशन नहीं है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये इनकम टैक्स के कानून की डेफिनेशन है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में लिखी हुई डेफिनेशंस हैं। दैट्स वाई हमने इनको एज इट इज़ ही प्रिपेयर करना है। तो टोटल इनकम का क्या मतलब है? देखें, अगर आप मैं जनरली पूछूंगी टोटल इनकम का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे जी जितने भी पैसा एक शख्स कमाता है, जितनी भी इनकम कोई भी शख्स या कोई कंपनी या कोई बिजनेसमैन कमाता है, वो उसकी टोटल इनकम है।
लेकिन टैक्स पर्पज़ के लिए जब हम टोटल इनकम की बात करेंगे तो टोटल इनकम का मतलब होगा 5 टाइप्स ऑफ इनकम और उनका सम, इन 5 तरह की इनकम्स का मजमुआ, दैट इज़ कॉल्ड टोटल इनकम। क्योंकि टैक्स पर्पज़ के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो इनकम है वो डिवाइड की गई है जी 5 पार्ट्स में, और उन 5 पार्ट्स को जब आप ऐड करते हैं तो देन इट कम्स टोटल इनकम। अब वो 5 पार्ट्स कौन से हैं, ये किसी राइटर के मैं फिर बता रहा हूँ बनाए हुए नहीं है, कानून में लिखे हुए हैं। मैंने आगे बॉल पॉइंट से इनका सेक्शन लिख दिया हुआ है, सेक्शन 12 है टैक्स के कानून में। ये आपने याद कर लेना भी, क्योंकि इनको याद किए बगैर टैक्स का ये सब्जेक्ट नहीं आप सीख सकेंगे, मतलब इसके बगैर गुजारा ही नहीं है इनको याद किए बगैर। द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर द टैक्स ईयर, टोटल इनकम का मतलब क्या है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 में, शैल बी द सम ऑफ पर्सनस इनकम। अब देखें पर्सन का लफ्ज़ आ रहा है ना यहाँ पर, तो पर्सन का मतलब शख्स नहीं है यहाँ पर। अब बात याद रखें, जैसे डेफिनेशन में आपने सीखा ना कि पर्सन का मतलब क्या है, इंडिविजुअल भी है, कंपनी भी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस भी हैं, फॉरेन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब शामिल हैं। सम ऑफ पर्सन इनकम का मतलब पर्सन में इंडिविजुअल भी आ गया, कंपनी भी आ गई, एसोसिएशन भी आ गई, गवर्नमेंट्स भी आ गई, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आ गई। तो टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन, फिर पर्सन का मतलब वही है जो आपने वो पढ़ा था, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है इसका मतलब। द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर द टैक्स ईयर शैल बी द सम ऑफ पर्सन इनकम अंडर ईच ऑफ द हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर, अंडर ईच ऑफ द हेड्स ऑफ इनकम, इनकम के जो हेड्स हैं ना उन सब का जमा मजमुआ, सम शैल बी द सम ऑफ पर्सन इनकम। सम कर दें अगर पर्सनस की इनकम का, कौन सी इनकम, अंडर ईच ऑफ द हेड ऑफ द इनकम। ये जो 5 हेड ऑफ इनकम दिए हुए हैं, 5 हेडिंग दी हुई हैं, 5 मेन पार्ट्स दिए हुए हैं टैक्स के कानून के मुताबिक। फॉलोइंग आर द हेड्स ऑफ इनकम इन द लॉ ऑफ फॉर दिस पर्पस। वो जो हेड्स ऑफ इनकम है जिनको ऐड करना है वो 5 हेड ऑफ इनकम है। सैलरी इनकम सेक्शन 12 है, इनकम टैक्स के कानून में लिखा हुआ है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 है। इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18 है। कैपिटल गेन्स सेक्शन 37 है। और जितनी भी इनकम सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल गेन्स के अलावा है टैक्स में, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का नाम दिया जाता है। तो टैक्स के कानून के मुताबिक इनकम के 5 हिस्से हैं टोटल इनकम के। इनकम फ्रॉम सैलरी नंबर 1, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 2, इनकम फ्रॉम बिजनेस नंबर 3, इनकम कैपिटल गेन नंबर 4 और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नंबर 5। इन 5 हेड्स ऑफ इनकम को ABCDE 5 हेड्स ऑफ इनकम को अगर सम कर दिया जाए तो देन इट कम्स टोटल इनकम। दोबारा से देख लें, द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर द टैक्स ईयर शैल बी द सम ऑफ द पर्सन इनकम अंडर ईच ऑफ द हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर। ईच ऑफ द हेड्स ऑफ इनकम को ऐड कर दिया जाए। फॉलोइंग आर द हेड्स स्पेसिफाइड इन द लॉ फॉर दिस पर्पज। लॉ में 5 हेड्स प्रोवाइड किए गए हैं, उनमें एक सैलरी है, एक प्रॉपर्टी है, एक बिजनेस है, एक कैपिटल गेन है और एक अदर सोर्सेज है। क्लियर है जी। तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम जो हैं ये मिलाकर टोटल इनकम बनते हैं जी। सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 69 है। तो उम्मीद है आपने इसको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं जी। छोटी छोटी डेफिनेशन है लेकिन बहुत अहम है, समझ लें आपके सब्जेक्ट का तारुफ ही इसी से होना है। दैट इज़ टैक्स एंड टैक्सेबल इनकम। पहली बात तो हम जो डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है टैक्स की डेफिनेशन। सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 63 है। अब क्या मतलब है जी इसका, सेक्शन 2 सब सेक्शन 63 के मुताबिक टैक्स का मतलब क्या है। अब बात ज़रा फॉलो करनी है आपने। देखें, आम ज़ुबान में अगर आप टैक्स का लफ्ज़ सुने तो क्या मतलब लेते हैं, क्योंकि आपके तो टर्मिनोलॉजी में ये वर्ड ऐसे ही है जैसे आप आम ज़ुबान में दूसरी लैंग्वेज में वर्ड्स को जानते हैं, जैसे पेंसिल है, रेज़र है, शॉर्पनर है, बैग है, वैसे ही आपने टैक्स का लफ्ज़ सुना हुआ है और इसको आपके माइंड में ये समझ लें ऐसे एब्जॉर्ब हुआ है कि आप इसको जनरली लेते हैं कि टैक्स का मतलब है जी जो हुकूमत लगाएगी जुर्माने के तौर पर, पेनल्टी के तौर पर, या हुकूमत मांगेगी आपसे, ज़बरदस्ती मांगेगी, वो टैक्स होगा। तो आम ज़ुबान में जो ज़बरदस्ती लिया जाने वाली रकम है उसको टैक्स कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। टैक्स का मतलब है वो सारी रकम, बात समझिएगा ज़रा ध्यान से,
टैक्स का मतलब है पाकिस्तान में रहते हुए, टैक्स का मतलब है वो सारी अमाउंट्स जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स का डिपार्टमेंट टैक्स के कानून के मुताबिक आपसे मांगता है, गैर कानूनी नहीं है। हर वो रकम जो आपसे टैक्स के कानून के मुताबिक ली जा रही हो, दैट इज़ कॉल्ड टैक्स। फिर दोबारा सुने, हर वो रकम जो किसी भी पर्सन से, वो चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एसोसिएशन हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सारी अमाउंट्स जो टैक्स के कानून के मुताबिक ली जाती हैं। अगर आपसे टैक्स के कानून के मुताबिक अमाउंट बनती है 2500, मिसाल दे रहा हूँ आपको, और आपसे टैक्स का कोई नुमाइंदा कहता है जी 3000 हमें दे दें, बनती 25 है, वो आपसे 3000 ले रहा है, या बनती 50,000 है, 50,000 बनती है, वो कहते जी मुझे आप 20,000 दें, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बनती 50 थी, वो आपसे 20 ले रहा है। ये टैक्स के कानून के मुताबिक रकम नहीं है। जो रकम टैक्स के कानून के मुताबिक बनती होगी, जब वो रकम आपसे ली जाएगी, देन इट इज़ कॉल्ड टैक्स। तो हर वो अमाउंट जो टैक्स के कानून के मुताबिक ली जाए वो टैक्स कहलाती है। टैक्स मीन एनी टैक्स इम्पोज, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। देखें, कुछ इदारे वो टैक्स की रकम लेते हैं जी आप पर पेनल्टी चार्ज करके, कुछ का नाम, कुछ ने, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उनका नाम रखा हुआ है जी फ़ीस है, कुछ ने कहा जी ये अमाउंट जमा करवाएं, ये अमाउंट आप पर लीवेबल है, पेएबल है, आप अदा करें, आप पर चार्ज है इसका। तो आप कोई भी रकम अदा करें टैक्स के कानून के मुताबिक टैक्स डिपार्टमेंट को, तो दैट अमाउंट इज़ कॉल्ड टैक्स। टैक्स मीन्स एनी टैक्स इम्पोज अंडर इनकम टैक्स लॉ। देखें, ये लाइन ही काफ़ी है टैक्स की डेफिनेशन को समझने के हवाले से। टैक्स मीन्स एनी टैक्स इम्पोज, वो जो टैक्स लगाया जाता है अंडर इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स के कानून के मुताबिक। इट आल्सो इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें पेनल्टी फ़ी भी शामिल है और अदर चार्ज, कोई और चार्ज आप पर लगा दिया गया है, चार्जेस लगा दिए गए हैं, और एनी सम या कोई भी अमाउंट, और कोई और अमाउंट या कोई भी रकम लेविएबल जो आप पर लागू की जाए और पेएबल और आपने अदा करनी हो अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। कोई भी पेनल्टी, कोई भी चार्ज, कोई भी सम, कोई भी अमाउंट जो आप पर लेविएबल लागू कर दी जाए, पेएबल और आपने अदा करनी हो, किसके मुताबिक, अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स के कानून के मुताबिक। बात समझ गए हैं जी। कोई भी पेनल्टी, कोई भी चार्ज, कोई भी सम, कोई भी अमाउंट, चार चीज़ें, पेनल्टी, चार्ज, सम, अमाउंट, लेविएबल और पेएबल, जो आपने आप पर लागू कर दी जाए और आपने अदा करनी हो अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स के कानून 2001 के मुताबिक। दैट इज़ कॉल्ड टैक्स, सेक्शन 2 सबसेक्शन 63। क्लियर है जी। उम्मीद है आपने इसको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डेफिनेशन नंबर 6 है जी। आज के लेक्चर को पढ़ने के बाद आपकी 6 डेफिनेशन आई थिंक हो जाएंगी। हमने देखें जी आज के लेक्चर में कितनी डेफिनेशन डिस्कस की हैं जी। हमने सबसे पहले डिस्कस की एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की डेफिनेशन, फिर चैरिटेबल पर्पसेस की डेफिनेशन, देन अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस की जी इससे पहले टोटल इनकम की डेफिनेशन हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी टैक्स की डेफिनेशन और टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन। तो इस तरह आपकी टोटल आज के लेक्चर के बाद टोटल 5 डेफिनेशन हो जाएंगी। तो टैक्स क्या है जी, टैक्स मैंने बता दिया आपको। टैक्सेबल इनकम पर आ जाएं जी। टैक्सेबल इनकम क्या है? टैक्सेबल इनकम, लफ्ज़ को ज़रा समझें। टैक्सेबल इनकम, इनकम वो जो टैक्स के काबिल हो। अब ये भी बात सुन लें ज़रा ध्यान से। जो भी इनकम आप कमाते हैं वो सारी की सारी इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं होती, ये याद रखें। जो भी इनकम आप कमाते हैं सारी की सारी टैक्सेबल नहीं होती। जैसा कि टैक्स के कानून में 4 लाख तक इनकम एग्जैम्प्ट है। 4 लाख से इनकम ज़्यादा होगी ना किसी सैलरीड पर्सन की, फिर उस पर टैक्स लगेगा। तो आपकी टोटल इनकम में से वो इनकम जिस पर टैक्स लगना है और वो इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगना, ये 2 तरह की इनकम होती हैं। तो इनकम का वो वाला हिस्सा जिस पर कानून के मुताबिक टैक्स चार्ज होगा, टैक्स लागू किया जाएगा, दैट इनकम इज़ कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। और अब ये भी याद रखें कि जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं तो आपकी इनकम में से आपको ये इजाज़त होती है कि आप एक्सपेंडिचर माइनस कर लें,
तो अगर आप रिमाइंड करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो आपने देखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक साइड पर आप सारी इनकम लिखते हैं, चाहे वो रेंट रिसीव हो, कमीशन रिसीव हो, इंटरेस्ट रिसीव हो, सेल्स हो, डिस्काउंट रिसीव्ड हो एंड अदर। और डेबिट साइड पर आप सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, वो एक्सपेंसेस आप अपनी इनकम में से माइनस कर देते हैं। रिमेनिंग जो नेट इनकम बचती है ना, नेट प्रॉफिट जिसको कहते हैं, टैक्स उस पर चार्ज होता है। तो बात ज़रा फॉलो कीजिएगा ज़रा। तो रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है दैट इज़ एबल टू बी टैक्स्ड, कि उस पर टैक्स लगाया जाए। तो इसका मतलब हुआ टैक्सेबल इनकम किसके इक्वल हुई? तो टोटल इनकम में से टैक्सेबल इनकम किसके इक्वल हुई जी? टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दिए जाएं, तो जो रिमेनिंग बचेगी दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर द टैक्स ईयर शैल बी द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर द ईयर। जो टोटल इनकम है उसमें से एज रिड्यूस्ड बाय एनी डिडक्टेबल अलाउंसेस, उसमें से क्या कर दें? रिड्यूस कर दें एनी डिडक्टेबल अलाउंसेस। एनी डिडक्टेबल अलाउंसेस का मतलब है वो सारे एक्सपेंडिचर जिनको माइनस करने की इजाज़त है। तो ये भी समझ लें बात कि हर एक्सपेंडिचर भी टैक्स के मुताबिक माइनस करने की इजाज़त नहीं है। हम ये प्रॉपर एक 20 मार्क्स का फुल फ्लैज क्वेश्चन भी पढ़ेंगे कि एक बिज़नेस को करते हुए कौन से एक्सपेंडिचर हैं जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख सकते हैं। अभी तो आपने अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है ना, हम इस सब्जेक्ट में टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि टैक्स के कानून के मुताबिक किन एक्सपेंडिचर्स को माइनस करने की इजाज़त है और किन को माइनस करने की इजाज़त नहीं है। क्लियर है जी? तो टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या है? टैक्सेबल इनकम का मतलब है शैल बी द सम टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। टोटल इनकम जो होगी किसी पर्सन की फॉर द ईयर, उस साल के लिए, एज रिड्यूस, उसमें से माइनस कर दें, बाय एनी डिडक्टेबल अलाउंसेस, जितने भी डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं। डिडक्टेबल अलाउंसेस का मतलब मैंने क्या बताया है? जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं। वो एक्सपेंडिचर कौन से हैं? जितने भी एक्सपेंसेस हैं। तो डिडक्टेबल अलाउंसेस का मतलब याद रखें कि इसका मतलब क्या है? एक्सपेंसेस। वो माइनस कर दी जाएं तो जो रिमेनिंग इनकम बचती है दैट इज़ एलिजिबल, दैट इज़ एबल टू बी टैक्स्ड, कि उस पर टैक्स लगाया जाए। होएवर द टैक्सेबल इनकम शुड नॉट बी बिलो ज़ीरो। तो जब भी आपकी टैक्सेबल इनकम ज़ीरो से बिलो आएगी तो उसको टैक्सेबल नहीं कहा जाएगा। दैट्स वाई उसने कहा जी टैक्सेबल इनकम शुड नॉट बी बिलो ज़ीरो। ये ज़ीरो से कम नहीं हो सकती, मतलब माइनस में नहीं हो सकती, ये हमेशा प्लस में ही आएगी। तो टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर द टैक्स ईयर शैल बी द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर द ईयर एज रिड्यूस्ड बाय एनी डिडक्टेबल अलाउंसेस। होएवर टैक्सेबल इनकम शुड नॉट बी बिलो ज़ीरो। तो अब तक हमारी टोटल फिर 7 डेफिनेशन हो गई। 2 हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की, 5 हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद है आपने इन 5 डेफिनेशंस को अच्छी तरह सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, और मुझे उम्मीद है कि लेक्चर सुनने के बाद आप इसको अच्छी तरह याद भी कर लेंगे। इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।